अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शराजी। नाज़रीन, एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी अपने अरूज पे है और हुकूमत वक्त का ख्याल तो ये है कि भारत फिर कोई एक मिसएडवांटेज कर सकता है, लेकिन इस हवाले से फिर पाकिस्तान ने भी अपनी तैयारियाँ मुकम्मल कर रखी हैं और न सिर्फ सफ़रा को जो पाकिस्तान में मौजूद हैं बल्कि ख़ुद भारत को भी वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि अगर किस तरह का मिस एडवेंचर होगा तो पाकिस्तान भी भरपूर जवाब देगा उसका। लेकिन इस दौरान मुल्क के अंदर जो सियासी सूरत हाल है वो भी कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है, अगरचे इस वक्त कहीं ना कहीं हमें लगता है कि तमाम सियासी जमातें भारत के मामले को लेकर किसी सेम पेज पर खड़ी हैं। लेकिन अब जो मुख्तलिफ पॉकेट्स हैं, बिलखसूस जो बलूचिस्तान की सब सूरत हाल है, फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिस तरह दहशत गर्दी की सूरत हाल है, गोया कि वो डिस्टर्बेंस अभी तक बरकरार है और उसको एड्रेस करने के लिए अगरचे कहीं ना कहीं हुकूमत की जानिब से एक विल का इजहार किया गया, लेकिन अमली तौर पे क्या चीज़ें आगे बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ पा रही, और ऐसे में जो दीगर सियासी जमातें हैं उनके पास क्या सिचुएशन से निकलने का बेहतरीन फार्मूला है। तो हमारे साथ आज मौजूद है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब। आप हालिया दिनों में बलूचिस्तान भी गए हैं, मुल्क के दीगर इलाकों में भी जाके लोगों से मिल रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं और कुछ अलार्म बेल्स भी बजा रहे हैं। वो क्या हैं और क्या उनको सुना भी जा रहा है कि नहीं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो सर, पाक भारत जो इस वक्त सूरत हाल बनी है, इनफैक्ट क्या लगता है आपको सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो हुकूमत वक्त के इकदाम हैं बतौर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म एक सियासी रहनुमा, क्या आप मुतमईन है कि सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो हुकूमती पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज बड़ी दुरुस्त है? देखिए, ये मामला हुकूमती पॉलिसी नहीं होती, ये मुल्क की पॉलिसी होती है, स्टेट की पॉलिसी। और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। इसमें अपोजिशन भी इकट्ठी होती है, हुकूमत भी इकट्ठी होती है, इसका इकट्ठे होकर मुकाबला करते हैं। जब भी बैरूनी जहारियत हो, यही एक तरीका होता है। हमने बदकिस्मती से जो मुल्क में सियासी इंतशार पैदा कर दिया, हमें इसका एहसास नहीं है कि इसका इन मामलात पे कितना गहरा असर होता है। जब आपकी लोग डिवाइडेड हों इन मामले पर, सियासत के मामले पर, हुकूमत को कबूल ना करें, हुकूमत मुतनाज़ा हो, फिर आपका हर किस्म का स्टांस कमज़ोर हो जाता है। बहरहाल हमने इस जारियत का जो हिंदुस्तान धमकियाँ दे रहा है, इसका हमें मुकाबला करना है। हमें सलाहियत भी है और अल्लाह करे कि हम इससे सबक हासिल कर लें कि अगर हम हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो सकते हैं, अपने मुल्क को बनाने के लिए इकट्ठा क्यों नहीं हो सकते? सही। मुल्क की मीशत के लिए इकट्ठा क्यों नहीं हो सकते? मुल्क की सियासत के लिए इकट्ठा क्यों नहीं हो सकते? मुल्क के आइन के लिए इकट्ठा क्यों नहीं हो सकते? सही। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि शायद इस हुकूमत की आवाज़ इतनी मजबूत नहीं है क्योंकि क्रेडिबिलिटी का इशू है, बट हम तो देख रहे हैं कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा, यहाँ तक कि अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा भी प्राइम मिनिस्टर को कॉल्स कर रहे हैं। फिर हिंदुस्तान को भी कुछ ना कहीं कहा जा रहा है कि तहम्मुल का मुज़ाहरा किया जाए। तो कहीं ना कहीं एंगेजमेंट तो उस लेवल पे है कि जिससे लगता है कि रिस्पॉन्ड आ रहा है कि अच्छा को आलमी बरादरी की जानिब से। जब दो एटमी ताकतें आमने सामने होंगी, वहाँ जंग का खतरा होगा, पूरी दुनिया एंगेज करेगी। तो बुनियादी वजह ये है कि फ्लैश पॉइंट आप उन मामलात को मैनेज करते हैं। ये बात फलाने की कोशिश करना कि ये बड़ी कामयाबी है, हमें अमेरिका के फलाने बंदे ने फ़ोन किया है और हमसे बात की है, बड़ी खुशी की बात है। ये खुशी की बात नहीं है, ये तशवीश की बात है। दुनिया इस मामले को तशवीश से देख रही है। आपने अपने मुल्क को इकट्ठा करें, जब आपका मुल्क मजबूत होगा तो आप इनका मुकाबला कर सकते हैं। और इनफैक्ट आप ये जो एंगेजमेंट भी हुई है जिसमें अमेरिका की जानिब से ये कहा जाना कि पाकिस्तान तहकीकात के अंदर ताउन करे, और फिर जो हम बात कर रहे हैं बार बार कि जो भारत की जानिब से एक इकदाम उठाया गया, सिंध माहदे को एक तरफा तौर पर मुअत्तल किया गया, बट उसके ऊपर कोई आलमी सतह पर कोई कंसर्न्स का इजहार नहीं किया गया है। तो आपको लगता है कि जो अमरीकी एक जो इस वक्त डिप्लोमेसी है वो कहीं वज़न ज़्यादा अपना भारत की तरफ डाल रही है और पाकिस्तान को शायद एक सेकंड ग्रेड स्टेट के तौर पे ट्रीट किया जा रहा है? देखिए, बात ये नहीं है, बात आपको अपने मुल्क की बात करनी चाहिए। अमेरिका जो करे वो उसकी पॉलिसी है जी, आप उसको क्या मुतासिर करेंगे? हिंदुस्तान जो करेगा वो उसकी पॉलिसी है, आप अपनी मौक़िफ़ को मजबूत करें। हम तो सर उसी तरफ देख रहे हैं कि वहाँ से मसाइल को कोई नहीं, ये देखना बड़ी खाम ख्याली है। हम 71 में भी देखते रहे, वो 7वां बैरी बेड़ा नहीं पहुँचा था। अपनी ताकत पर भरोसा करें, अपनी कुव्वत से इसका मुकाबला करें, और हमें ये सलाहियत है। उसके लिए आपके मुल्क के अवाम इकट्ठे होने चाहिए। आज ये जो मुल्क के अंदर हालात हैं, ये ज़रा इसको समझ लें कि हम कहाँ पर खड़े हैं, क्या लोग सोच रहे हैं, क्या हो रहा है।
ये बैरूनी जारियत का मुकाबला हम कर लेंगे, मुझे इससे कोई खतरा, कोई खौफ नहीं है। अच्छा। हमें खतरा है अंदरूनी हालात से, जो हमारी मईशत की हालत है, जो हमारा नौजवान आज सोच रहा है, जो सूबों के अंदर हालात हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ये आपको दुरुस्त करना है। तो हुकूमत वक्त तो सर कह रही, कल भी हमने तादार साहब के इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा जी तमाम सियासी जमातें एक ज़बान इकट्ठी खड़ी हैं, एक नेशनल हार्मनी पाई जा रही है, बट आपका ख्याल ये है कि शायद एंगेजमेंट उस तरह की नहीं है। तो मैं क्या समझूं सर, वो दुरुस्त कह रहे हैं। मुल्क के हालात देख लें, ज़रा बाहर निकले ना, ये बुज़ुर्ग ज़रा बाहर निकले, लोगों में जाएं, उनसे पूछें ना। सही। मैं अभी एक इवेंट से होके आया हूँ, जो बातें लोग कर रहे हैं ये बातें सुनने वाली नहीं है, परेशानी की बातें हैं। आज नौजवान में मायूसी है, उस मायूसी को दूर करें। हिंदुस्तान का कोई मसला नहीं है, ये मुकाबला कर लेंगे, मुझे हिंदुस्तान से कोई खौफ नहीं है। मैंने पहले आपको कहा जी, मुझे खतरा है इन मामलात से, सही, जो मुल्क के अंदर इंतशार है, जो मुल्क की मईशत को खतरा है, जो मुल्क के अंदर आज मामलात पैदा हो गए, इनको आपने दुरुस्त करना है। मुल्क की सियासत ख़त्म है, मुल्क की फंडामेंटल राइट्स का क्या आलम है, दुनिया देख रही है। इनके आपने इन चीज़ों को दुरुस्त करना है। लेकिन फौजी क़यादत भी सर ये कह रही है कि जो भारत का डिज़ाइन है, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत कुछ थोड़ा सा चलना शुरू हो गई थी, फिर हम कुछ अपने बाकी मामलात को भी ठीक कर रहे थे और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ भी बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे थे। तो जो भारतीय डिज़ाइन है वो भी यही है कि सारे प्रोसेस को डिस्टर्ब किया जाए और फिर साथ में पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट करने के हवाले से जो कोशिशें हो रही हैं, जिस तरह कहा गया कि BLA को वहाँ पे फंड किया जा रहा है, TTP को फंड किया जा रहा है। तो हुकूमत वक्त और मुल्क की फौजी क़यादत तो इस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे इस वक्त जो भारत की जानब से हो रहा है। तो आपको लगता है कि दुरुस्त बात नहीं? भारत आपको दुश्मन है, आप उसे खैर की तो रखेंगे। ये बातें छोड़े, इसमें ये बातें बिल्कुल दुरुस्त है। वो कहते हैं सर बड़ा इशू तो वो है, पहले उससे निपट लें तो फिर छोटे इशू से भारत। आप देखें, अपने घर को मजबूत करें। सियासत अपने घर को मजबूत करती है, फौज सिर्फ जंग लड़ती है, असल जंग मुल्क के अवाम लड़ते हैं। फौज सिर्फ सरहदों पे जंग लड़ती है, असल जंग मुल्क के अंदर होती है। तो अवाम की ताकत जंग लड़ती है। आपके ख्याल में अवाम साथ नहीं खड़ी? अवाम आज परेशान है, मैं ये कह रहा हूँ। मैं पहले आपको कहा है कि हिंदुस्तान से मुझे कोई खतरा नहीं है, हिंदुस्तान का हम कर लेंगे, जो भी है मुकाबला करना है उसे जारियत किए मुकाबला कर लेंगे। आप अपने मुल्क के हालात को देखें, उसको नज़रअंदाज मत करें। मैं 2 दिन कोयटा रहकर आया हूँ जी, मुझे परेशानी है, मैं सिर्फ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, मुझे परेशानी है। लेकिन रियासत हो सकता है और रियासत को ना हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बट वो कहते हैं जी, आपने पिछले दिन भी सुना, RBC भी फरमा रहे थे कि 1500 लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि जो किसी और के हाथ पे खेल रहे हैं, बाकी तो उन्होंने कहा है कि कोई हो नहीं सकता। 7 नस्लें भी इनके आ जाएं तो बलूचिस्तान को हमसे न छीन सकते हैं, ना ये उनकी सोच है, वो आर्मी के। तो आपको लगता है कि 1500 लोग हैं, 2000 लोग हैं कि जो किसी और के हाथ में, या आपको लगता है कि पब्लिक पल्स अदरवाइज है? सर ठीक है, मैं देखे ना, मैं किसी हुकूमत के ओहदेदार से इख्तलाफ तो नहीं कर सकता ना सर, बट आप अगर वो जिम्मेदार लोग हैं और वो ये कहते हैं कि ये कोई मसला नहीं है, मैं तो वो बयान करता हूँ जो मैंने देखा है। कोयटा शहर सारा बंद है, किसी सड़क पे आप जा नहीं सकते, हर जगह खतरा है। रात को वहाँ पर स्टेट का कंट्रोल नहीं होता। इन चीज़ों का मुकाबला करें, इसकी जड़ तक पहुँचें कि मामलात हैं क्यों। आपने जारियत का मुकाबला करना आप पर लाजिम होता है, दहशतगर्दी को तबाह करना आप पर लाजिम है, लेकिन ये दहशतगर्द बाहर से नहीं आ रहे, अंदर से मुल्क के शहरी हैं। ये पता करें, और नौजवान हैं और पढ़े लिखे हैं, ये पता करें क्यों ये आज मायूस हैं, कि इस हद तक मायूस हैं कि वो बंदूक उठाकर पहाड़ों का रुख कर चुके हैं। तो हुकूमत, चाहे वो 1 हैं, 100 हैं, 1500 हैं, 10,000 हैं, जो भी, उससे मेरा ताल्लुक नहीं है। मेरा ताल्लुक उस मामले की नौइयत से है। अगर ये 1500 मायूस है ना, तो मेरे लिए बहुत तशवीश की बात है। लेकिन सर, आप क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे रहे हैं ना, तो अब ये तो अंडरस्टैंडिंग होगी आपके पास कि भी माजी में भी लोग बैरूनी हाथों में खेलते रहे हैं, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ अपने लोग खड़े हुए हैं। तो इस वक्त जो BLA के बारे में बात की जा रही है, आपको नहीं लगता कि हाँ, उनमें भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आज भारत या किसी और के हाथ में गोया के खेल रहे हैं? पाकिस्तान में कमजोरी होगी, आपका नौजवान पहाड़ का रुख करेगा, हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाएगा, तो आपको दुश्मन तो उसकी मदद करेगा। लेकिन ये हम क्या, तो आप दुश्मन उसकी मदद नहीं करेगा, आप उस खराबी को पैदा ना होने दें। और ये देखिए, ये जो मदद होती है ना, ये जरूरी नहीं है कि वो हिंदुस्तान का झंडा लगाकर वहां रकम आए या हथियार आए, वो हथियार मिल जाते हैं।
ये पहली दफा नहीं है, हमने ये बहुत से मामला माजी में देखे हैं। हमने उस वक्त भी लोगों पे गद्दारी के इल्जाम लगाए, कल का गद्दार आज का दोस्त बन गया, आज का उस वक्त का दोस्त आज का गद्दार बन गया। इस चीज को खत्म करें, नौजवान की बात सुने, बलूचिस्तान के अवाम की बात सुने, वो क्या कह रहे हैं। तो वो अपनी बात सुनाने के लिए तैयार भी है, या वो बंदूक की जबान में बात करेंगे? आप जो बंदूक वाले से बात क्या करेंगे आप, उसका तो मुकाबला करना है ना। सही, उस वहां तक बंदूक तक पहुंचने ना दे उसको। तरीका तो ये होता है ना। बट आप जो वहाँ से पल्स लेके आए तो हम क्या समझें इस वक्त, गोया कि अगर बलूचिस्तान के मसले को हल करना है तो शाहिद खाकन अब्बासी साहब के पास वो क्या काबिल अमल को तजवीज़ है कि जो हुकूमत वक्त आप सामने रखेंगे, क्योंकि कल भी आप वहाँ बैठे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, क्या वो एरियाज है जिनको एड्रेस करने के लिए? मैंने आपको बताया फंडामेंटल राइट्स बहाल करें। अच्छा, आइन की एक चैप्टर है, चैप्टर 1, 21 आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स हैं। आप जाके एग्जामिन करें कि बलूचिस्तान में आज कौन सा फंडामेंटल राइट उसके नौजवान को अवेलेबल है, फिर आपको हल नजर आएगा। और ये फंडामेंटल राइट्स रियासत ने सलब की हैं। आज रियासत को अपने किरदार को, जो मायदा उसने अवाम से किया हुआ है, नौजवानों से किया हुआ है, उसको पूरा करे, उनका हक दे, उनकी बात सुने, उनकी इज्जत करें, उनको रोजगार के मौके मुहैया करें। ये हम सब ने मिलकर करना है। लेकिन हमने तो माजी में देखा है सर, जब आप उसमें नून में थे, आपकी 2013 में हुकूमत जब बनी तो आपने अक्सरियत होते हुए डॉक्टर मालिक साहब को वहाँ पे वज़ीर आला दिया आपने। तो गोया कि माजी में हुआ तो है कि वहाँ के जो सन ऑफ द सॉइल हैं, जो ग्रास रूट से आए लोग हैं, उनको आपने इक़्तिदार में बिठाया, पर उसके बावजूद भी आज अगर जो बात आप कह रहे हैं कि लोगों को बुनियादी हकूक़ मुयसर नहीं है, तो फिर इसका जिम्मेदार सिर्फ आप रियासत को करार देंगे, या वो लोग कि जिनको मौका मिला था वो वहाँ के सन ऑफ द सॉइल थे बट स्टेटस को उन्होंने नहीं बदला, तो जिम्मेदारी किस तरफ डालेंगे आप, क्या चीज़ को करेंगे? साहब, जिम्मेदार हम सब हैं, जिम्मेदारी को छोड़े। मैं माजरत से कहूँगा, हम सारा दिन जिम्मेदारी, मैं एक आदमी से बड़ी मिसाल दी, उस आदमी उसने कहा आपको एक सांप काट जाता है, आप सांप के पीछे भागना शुरू कर देंगे, पहले इलाज करेंगे। वो बाद में जिम्मेदारी बाद में आएगी, कौन कर गया, क्या कर गया, वो गुजर गए। आज के हालात को देखें कि वहाँ का नौजवान क्या सोच रहे हैं, वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, इसको उनको आपने बिल्कुल हुकूमतें बनी, क्या आज की हुकूमत नुमाइंदा है? वहाँ पर इलेक्शन कैसे होता है, जरा लोगों से जाकर पूछें। वहाँ हजारा का इलाका है, एक आदमी पिशीन से लाकर वहां से इलेक्ट हुआ, उसके एक वोट नहीं है। 2 सीटें उनकी हमेशा से हजारा कम्युनिटी की रही हैं, एक आदमी पता नहीं किसी और जगह से आकर इलेक्ट हो गया, यहाँ से इलेक्ट हो गया। कौन कर रहा है सर ये सब कुछ? जी, ये कौन कर रहा है? मैं तो नहीं कर रहा, मुझे माफ कर। कुछ मामला हमेशा कौन को मत ढूंढे, आज जो खराबी है उसको खत्म करे। खराबी आपको नजर आ रही है, तो फिर मुझे ब्रेक के बाद में मैं आपसे पूछूंगा ये खराबी दूर करने के इख्तियार किसके पास है? थोड़ा सा ब्रेक से वापस आ